एवोल्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को आगे बढ़ाते हैं। इंदिरा गांधी काफी लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रही। उनके कार्यकाल में पीएमओ काफी स्ट्रांग हो गया था। इसकी एक प्रमुख वजह ये थी कि वो अपने आप को लीडर ऑफ द पार्टी एस्टेब्लिश करना चाहती थी। जब वो पॉलिटिक्स में आई एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो एक्सपेक्टेशन थी कि वो पपेट थी जो बड़े लीडर से आईएनसी के उनकी उंगलियों पर नाचेंगी। लेकिन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिश करना चाहती थी, इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग पीएमओ चाहिए था। और तब 1967 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर ने पीएमओ को हेड किया। उनके कार्यकाल में मेन सेंटर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज बन चुका था पीएमओ। तो जो बांग्लादेशी वॉर हुई 1971 में, उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी पीएमओ में हुई। जो अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस का डिसीजन था वो भी पीएमओ में लिया गया। तो प्रिंसली स्टेट से जो इंडिया को ज्वाइन किए थे 1947 के बाद, उनको प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाएगा, पर ईयर पेंशन्स दी जाएंगी। तो वो अबॉलिश कर दी गई। फिर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स थे, उन्हें पब्लिक सेक्टर में ले गए। तो ये सारे डिसीजन पीएमओ में होने लगे। ये भी कहने कहा जाता था कि तब डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी इंडिया की पीएमओ में शेप लेती है। पीएन अक्सर मेन पॉलिटिकल एडवाइजर बन गए प्राइम मिनिस्टर के। और इसकी वजह से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस भी काफी कम हो गई। और ये तक कहा जाता है कि तब पार्टी हाईकमांड की कॉम्पोजिशन थी वो भी पीएमओ में डिसाइड हो जाती थी। मतलब कि किस मिनिस्ट्री में किस बंदे को मिनिस्टर लगाना है, ये भी पीएमओ डिसाइड करने लगा था। उसके बाद जो रॉ था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो भी पीएमएस सेक्रेटेरिएट को ऐड कर दिया गया था। तो आजकल ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर है, तब पीएमएस सेक्रेटेरिएट में आ गया था। तो तब जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते थे पीएमओ नहीं थी, अभी तक पीएमएस सेक्रेटेरिएट ही चल रहा है। पीएमओ बना था 1977 में, पर हमारे टॉपिक का नाम पीएमओ है, इसलिए हम पीएमओ वर्ड यूज कर रहे हैं। जब रॉ ऐड हुआ पीएमएस सेक्रेटेरिएट में, तो उसे पर्सनल इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी जाने लगा। जो रॉ था, वैसे तो वो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस थी, लेकिन उसका काफी मिसयूज हुआ ऑपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए। जो मिनिस्टर्स थे, ये कहा जाता है कि उन्हें भी सबॉर्डिनेट कर दिया गया पीएमएस से। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से उनको ऑर्डर्स आने लगे। जो कैबिनेट सेक्रेटरी पहले होते थे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर होते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी थे वो मेंबर हुए एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। इमरजेंसी में काफी एक्सेसेस कमिट हुए, उसका जो ब्लेम है वो भी पीएमओ पे डाला जाता है। इमरजेंसी में ऑपोजिशन लीडर्स को जेल हुई, इम्प्रिजन कर दिए गए बहुत सारे लीडर्स, एक्टिविस्ट। फिर बहुत सारे ऐसे फैसले थे, जैसे पकड़ पकड़ कर लोगों को जबरदस्ती जो है उनको नसबंदी की गई, मतलब फर्टिलिटी रेट कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके के जो एक्सेसेस हैं, इनके डिसीजन भी पीएमओ में होने लगे थे। और डी फैक्टो पॉलिसी मेकिंग बॉडी बन गई थी भारत की पीएमओ। तो सारी की सारी पॉलिसी पीएमओ से निकलती थी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का रोल जीरो हो गया। उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन का रोल जीरो हो गया। प्राइम मिनिस्टर ही ऑल पावरफुल बन चुके थे। उसके बाद दौर आता है जनता पार्टी का, जो 1977 में आए। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। तो जनता पार्टी, क्योंकि एक विक्टिम थी इमरजेंसी एक्सेसेस की, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि पीएमएस को रिड्यूस करना है, उसकी इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करना है, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस करनी है। और ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। और उसकी डेजिग्नेशन भी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कर दी गई। फिर राजीव गांधी का टाइम आया 1984 से 89 के बीच में। तब राजीव गांधी को मैसिव मेजोरिटी मिली। और एक और कारण था जिसकी वजह से पीएमओ स्ट्रांग हुआ। पहला तो यही था कि मैसिव मेजोरिटी थी, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर की मेजोरिटी, उनकी अथॉरिटी थी। दूसरा, उनका एक फोकस था कि इंडिया को 21st सेंचुरी में ले जाना है। इसके लिए उन्होंने टेक्नोक्रेट्स का सहारा लिया, बहुत सारे टेक्निकल स्पेशलिस्ट बंदे इन्वॉल्व किए पीएमओ में, इसलिए पीएमओ काफी स्ट्रांग हो गया। जैसे मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, मणिशंकर अय्यर मीडिया को देखते थे, सैम पिट्रोडा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैटर्स को देखते थे। तो ये सारे बंदे पीएमओ में इन्वॉल्व किए गए। पीएमओ काफी अथॉरिटेटिव हो गया। उसकी अथॉरिटी का बोलबाला था, मतलब वहां से लेटर्स निकलते थे मिनिस्ट्रीज को।
उसके बाद जो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और इंडस्ट्री हुआ है, उसका सेहरा भी पीएमओ पे जाता है। इंपोर्ट्स जो हैं लेट 80s में बढ़े और इकोनॉमी इंडिया ने ओपन कर दी थी। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले की बात है। ये लिबरलाइजेशन जो हो रही थी, इसके डिसीजन भी पीएमओ ने लिए। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिसीजन थे, इसके डिसीजन भी पीएमओ ले रहा था। और तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चीज तब ये हुई कि जो प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस हैं, वो भी पीएमओ ने ओवरटेक कर लिए थे डी फैक्टो। तो 8th 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन बनाता था, 5 ईयर प्लान 5 ईयर्स के लिए, उसमें से जो 8th प्लान था, वो सारा का सारा पीएमओ ने ही डिसाइड कर दिया। तो इसने प्लानिंग कमीशन के रोल को भी जीरो कर दिया था। बाद में वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, उनका शॉर्ट टेन्योर था। तो जिन प्राइम मिनिस्टर के शॉर्ट टेन्योर हैं, जैसे 96 और 8 के बीच में, 98 के बीच में आईके गुजराल और देवेगौड़ा, उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं था पीएमओ पे अपनी छाप छोड़ने का। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी आए, 91 से 96 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। और तब सेक्रेटरी जो थे वो जूनियर थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम थे, उनके जूनियर थे कैबिनेट सेक्रेटरी, लोअर पोजीशन थी। पीएम के पास काफी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का अपना इंचार्ज था। तो उन्होंने फिजिकली, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस, पब्लिक ग्रीवेंसेस होती है, या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। उनके पास दो चार मंत्रालय और भी थे। तो इसलिए पीएमओ की इंपॉर्टेंस बढ़ी थी। फिर वाजपेयी के दौर में मॉडेस्ट पीएमओ आया, ब्रिजेश मिश्रा इसको हेड कर रहे थे। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक एजेंडा को पीएमओ कंट्रोल करता था। इसका ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था गवर्नमेंट में। पर हाँ, ये दो बातें थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक एजेंडा, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये पीएमओ में डिसाइड होती थी। और इसका ये फायदा हुआ कि इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को ओवरकम कर सकते थे हम। क्यों? क्योंकि पीएमओ में वो फैसले लिए जा सकते थे जो अगर कैबिनेट में या मिनिस्ट्रीज अपने लेवल पे लें, तो एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री से झगड़ सकती थी। लेकिन क्योंकि पीएम की अथॉरिटी थी, तो वो आसानी से इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को दरकिनार करते हुए रिफॉर्म्स को तेजी से इंप्लीमेंट कर पाए। मनमोहन सिंह के दौर में भी काफी पॉलिसी मेकिंग फंक्शंस जो थे, वो पीएमओ ने ले लिए। फिर आती है नरेंद्र मोदी की बारी, जो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने। बहुत सालों बाद किसी भी सरकार के पास इतनी मेजोरिटी थी, अपने दम पे उन्होंने सरकार बनाई। इसलिए पावरफुल पीएमओ हुआ। पावरफुल इसलिए क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी होगी, तो उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी, उसे कोलिजन पार्टनर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो पीएमओ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी कहा जाता है कि जो की डिसीजंस हैं, वो पीएमओ में लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का हर मिनिस्ट्री में इन्फ्लुएंस है। इसका ये क्रिटिसिज्म है कि पीएमओ ने जो है, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल स्टाइल कर दिया है। प्रेसिडेंशियल ऑफिस की तरह पीएमओ काम करता है। जैसे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज है यूएस में, वहां पे प्रेसिडेंट पावरफुल होता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती लेजिस्लेचर को। जो वहां की कांग्रेस है, जिसमें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, प्रेसिडेंट उनको अकाउंटेबल नहीं है। तो उसी तरीके का सिस्टम पीएमओ ने कर दिया है। पीएमओ की वजह से हमारी डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टीरियल डेमोक्रेसी बन चुकी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बदले। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये हमारा एवोल्यूशन का टॉपिक एंड होता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटीज ने उसके एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।